हाँ जी बच्चे, सेटल डाउन क्विकली, सेटल डाउन क्विकली, फटाफट से फटाफट से बुक्स ओपन कीजिए। एक बार हम कल वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हैं बेटा जी। कल हमने पढ़ा क्या था? हमने ये पढ़ा कि कंपनी को एम्प्लॉय कॉस्ट पता करनी है सो दैट वो एडवांस में ही एक वेज रेट पर आवर निकाल सके, जिसको हम बोलते हैं बेटा एस्टिमेटेड वेज रेट पर आवर या इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। ये एडवांस में क्यों पता करना? क्यों ना दे वे पे कर दी जाए वेजेस, जैसे जैसे इनकम होती जा रही है, जैसे जैसे वर्कर को हम पे करते जा रहे हैं, और एक्चुअल वेजेस का हिसाब किताब रखे। क्यों ये एस्टिमेशन वाला काम करना? बाद में जाके देखेंगे ना वर्कर ने कितने घंटे काम किया, तो पता चल जाएगा कि एक घंटे को उसको हमने कितने वेजेस दी थी। क्यों हमने यहाँ पर इफेक्टिव लेबर आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स। एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स क्यों? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स की वेट क्यों नहीं कर रहे हम? बात ऐसी है, सेलिंग प्राइस पहले से डिसाइड करना है। कोई भी प्रोडक्ट है, मैं कह रही हूँ बना या नहीं बना, बनने से पहले उसका कहीं ना कहीं कस्टमर को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस चार्ज करना है या कोट करना है। चार्ज छोड़ो, कोट करना है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ली, हम तो नहीं कह रहे बेटा पढ़ जाओ। जब हमारे सारे खर्चे हमारे सामने आ जाएंगे, अभी तो चलो हम लेबर की बात कर रहे हैं, एक चैप्टर यहाँ पर ओवरहेड्स भी हो। ओवरहेड्स में एक एग्जांपल देती हूँ, किराया। जी मैं बोल देती हूँ अच्छा वेट कर लेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग का किराया कितना जा रहा है। उसके बाद हमें पता चलेगा खर्चे कितने हुए। फिर ऑल खर्चों को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ, फिर पर स्टूडेंट कॉस्ट निकलेगी, उसके हिसाब से आपसे फीस ले लेंगे। ऐसा तो नहीं कर रहे ना? पहले से ही आपको फीस कुछ ना कुछ कोटेड थी, तो पहले से ही एस्टिमेटेड बेसिस पर हमने खर्चे कुछ ना कुछ सोच के रखे हैं आप, राइट? तो वेजेस भी ऑल्सो वन ऑफ दोज कॉस्ट। नाउ काम कैसे करना है? काम कैसे करना है बच्चे? आगे आगे भी आ सकते हैं, बहुत जगह है, बहुत जगह है। नहीं नहीं, वहीं पे ही बैठना है हमको पीछे। हाँ जी। नाउ न्यूमरेटर में हम रखेंगे वट एवर खर्चे आर विल बी पेड टू, आर नहीं, विल बी पेड टू एम्प्लॉय ऑन अ नॉर्मल बेसिस। नॉर्मल बेसिस पर उसकी कुछ ना कुछ एक बेसिक वेजेस, टीएनएस अलाउंस बनता है जी। फिर उसको कुछ ना कुछ एक बोनस की, कमीशन की कुछ देने की एक्सपेक्टेशन रहती है। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, कल ये हमने समझा था कि जितने भी फंड्स हैं, चाहे वो बेनिफिट होगा एम्प्लॉय का, बट कहीं ना कहीं कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर भी तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा डाल रही है। सो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉई के लिए जो भी खर्चा करता है, वट एवर खर्चा, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कंपनी बन जाएगा। वही नॉर्मल टाइम वेजेस में आप डाल सकते हैं। यहां पर एम्फेसिस इज ऑन द वर्ड नॉर्मल टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस एक अलग चीज होती है बेटा जी, इसको आप अलग ही रखना। ओवर टाइम वेजेस की बात इफ नॉट टुडे, इन नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने आ जाएगी कि ओवर टाइम को अलग से कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे अलग से चार्ज करना है। फिलहाल के लिए आपका मुद्दा था नॉर्मल टाइम वेजेस को डिवाइड करो इफेक्टिव लेबर आवर से टू अराइव एट इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। इस इफेक्टिव आर्ली वेज रेट का क्या रोल है? जहां जहां वर्कर काम करेगा वहां वहां जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इफेक्टिव आर्ली वेज रेट है 100 पर आवर, तो जहां जहां वर्कर काम करेगा, मान लो उसने एक जॉब पकड़ी, जॉब ए, वहां पर उसने 10 घंटे काम किया, तो 10 into 100 वहां की वेजेस बुक हो जाएंगी। फिर उसी सेम वर्कर ने लेटर से जॉब बी पर काम किया और वहां पर 15 आवर्स के लिए काम किया, तो 15 into 100 उसकी वहां पर वेजेस बुक हो जाएगी। तो एक जो चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट शीट में वैल्यू कैसे जाती है, तो जब जॉब ए की कॉस्ट शीट बनेगी वहां पर वेजेस कॉस्ट कितनी लिखी जाएगी, जब जॉब बी की कॉस्ट शीट बनेगी वहां पर वेजेस कॉस्ट कितनी लिखी जाएगी। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑलरेडी ले लिया। मैंने आपको कल बोला था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 अपने लेवल पर कर लेना। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजॉरिटी होमवर्क के सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी चैप्टर के एंड में होते हैं। मैच कर रहे हैं वो आंसर? किसी को अभी तक कोई दिक्कत? जिन बच्चों ने कल की क्लास लगाई थी, किसी को कोई दिक्कत इन दिस कॉन्सेप्ट? ठीक। अच्छा, आज हम बात करते हैं, आप आ जाइए एक बार पेज नंबर 3.2 पर। पेज नंबर 3.2 पर बेटा जी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम, हेडिंग मिल गई सभी को? नाउ आइडल टाइम मतलब, आइडल मतलब
खाली बैठना। बट इस आइडल टाइम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वो टाइम जिसमें वर्कर तो खाली बैठा है बट इसको पेमेंट जाएगी। तो पूरी डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ खाली बैठने वाला टाइम, वो टाइम जिसमें वर्कर खाली बैठा है बट वो पेमेंट हमसे ले रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड idle time. So the time which has been paid for but not utilized on production. वर्कर खाली बैठा मतलब वर्कर आउटपुट नहीं बना रहा, उसका ये प्रोडक्टिव आर नहीं है। ठीक, अब बोला गया आइडल टाइम बच्चे नॉर्मल और अब नॉर्मल रीजन, दोनों रीजन की वजह से हो सकता है। कल मैंने आपको अपने बारे में ही बताया था कि व्हेन आई वाज एन आर्टिकल आई वाज सपोज टू बी इन प्रीमाइसेस फॉर 9 आवर्स। रादर कल आपको ये बताया था एक्सेस कार्ड से पंच इन पंच आउट करते थे। वो चीज पता है क्या हो रही थी? वो रिकॉर्ड कर रहे थे कि वर्कर टोटल टाइम कितना स्पेंड कर रहा है प्रीमाइसेस में। टोटल टाइम हमको कितना स्पेंड करना होता था? 9 आवर्स का। वो अलग बात है कि कंपनी को पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कि 1 घंटे में तो वर्कर ने अपना लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह करना है, तो अल्टीमेटली उससे इफेक्टिवली कितने आवर्स की प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड है? 8 आवर्स की। तो ये 1 आवर क्या हो गया था? नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक, और मैं आपको बताती हूँ एक रियल लाइफ वही हमारे साथ ही हुआ था जी। हम एक बार बैठे थे, काम कर रहे थे, लगभग शाम के कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, तो छुट्टी होने ही वाली थी और आ गया जी अर्थक्वेक। अब जितना ऊंची आप फ्लोर पर होते हो अर्थक्वेक उतना ज्यादा फील होता है। तो ज्यादा सिवियर अर्थक्वेक नहीं था बट हम थे 18वें फ्लोर पर, तो फील ज्यादा ही हो गया हमको। हमें क्या ज्यादा फील हुआ, सामने जो उनके शैंडलियर्स वगैरह थे वो प्रॉपर झूल रहे थे, तो डर लग रहा था ये तो अभी सिर पे गिरे। ठीक है, और ऐसे में जब भी ऐसा कुछ डिजास्टर आता है क्या बोलते हैं? भागो। और भागना कैसे? लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से। 18 फ्लोर हम नीचे उतरे हैं। नीचे उतर गए जी। उसके बाद जब तक नीचे उतरे, आफ्टर शॉक या आफ्टर वेव जो आनी थी आ चुकी होंगी भाई, हमें क्या पता, हम तो सीढ़ियों में थे। जब नीचे पहुंचे तो सोचो पूरी साइबर सिटी, सभी, एक बिल्डिंग नहीं, वहां पर 50 बिल्डिंग है, सभी लोग ही नीचे खड़े हैं जी। उसके बाद जिनके काम है वो तो 15-20 मिनट के अंदर कहते जो होलिए सो होलिए, वापस चलो। जो सीरियस बंदे थे, हम कहते हैं नहीं नहीं हो सकता अभी और आफ्टर वेव्स आए, हमको टाइम पास करना था ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम बच्चे मतलब ऐसा मस्ती देखो, नहीं नहीं यार डर लगता है लिफ्ट में वापस नहीं जाना, फिर से आ गया लिफ्ट बंद बुंद होगी तो। हिम्मत थी तब, 21-22 साल के बच्चे होते थे, चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से वापस, लिफ्ट खुल चुकी है, लिफ्ट लॉबी में लाइन लग चुकी है। हम टाइम पास करने के लिए कि चलो वापस भी जाना, बैग वैग तो ऊपर ही है, चलो ऊपर जाते हैं, बैग लेके नीचे आ जाते हैं। छुट्टी तो हो ही गई, तब तक 4:30 तो बज ही गए थे। ये हुआ जी। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा जो हमने ये वेस्ट कर दिया, काम तो किया ही नहीं, तो खाली बैठ गए। पैसे तो हमने इस चीज के भी लिए, हमने क्या सारे एम्प्लॉयज ने लिए। तो अल्टीमेटली ये टाइम क्या हो गया? अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम का मीनिंग एनी आइडल टाइम अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल। उस दिन हमने काम ही लगभग 6 घंटे के लिए किया। तो देखो, प्रीमाइसेस में हम 9 आवर्स के लिए थे, 1 आवर की तो चलो एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी को पहले से ही थी कि ये बच्चा काम नहीं करेगा। बट जो ये 2 आवर्स का गैप आ गया जिसमें बच्चे ने काम नहीं किया, बट ये कंपनी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कंपनी को पहले से नहीं पता होता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये हो गया जी अब नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, चीज क्लियर है जी? अच्छा, अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होती है और अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होती है हमने समझना है। बट अल्टीमेटली जो मैं चीज समझाना चाहूंगी, जो ये चीज हम समझेंगे, ये सिर्फ लेबर चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। और ये भी मैं आपको सही बताऊं, अगेन मेरे पास एक अपनी फैमिली की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ चलता क्या है जी। थोड़ा सा मैं लेबर चैप्टर से हटकर बात कर रही हूँ बट कॉन्सेप्ट वही है जी। हमारी फैमिली, आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। अगर अभी हम 3-4 अलग अलग जगह पर रह रहे हैं तो बात ऐसी है कि खर्चे वगैरह सारे एक ही है, आटा एक आता है, फिर वो 4 घरों में बट जाता है। ऐसे ही पता नहीं मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई मेरे ताया जी को पता नहीं क्या शौक है, हम बचपन से देख रहे हैं प्याज क्विंटल क्विंटल उठा लाते हैं। इस टाइम पर 3 क्विंटल प्याज लिया हुआ है। सो आई बिलोंग टू रायपुर रानी। रायपुर रानी यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो मेरा बर्थ है, थोड़ा सा ब्रॉटअप मैं वहीं पर ही हुई। उसके बाद व्हेन आई वाज लिटिल तो पंचकुला में शिफ्ट हो गए, बट देन अगेन फैमिली रूट्स वहीं की है। तो उस टाइम पर रायपुरानी वाले घर में 3 क्विंटल प्याज आया पड़ा जी। ठीक है, और इस टाइम पर प्याज का भाव क्या होगा बाजार में? 100 रुपए ज्यादा नहीं है? 100 के 3 चल रहा है। तकरीबन 100 के 3 वही एवरेज 30-35 पर किलो।
अब उन्होंने जो भी लिया, सुनो मेरी बात, उनको इतने साल से कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम भी देखा हुआ है जब प्याज बहुत महंगा हो जाया करता था, 80-90 रुपया per किलो। वो टाइम भी आता होता है जब बारिशें बुरिशें ज्यादा पड़ जाती है ना। रिसेंटली इतना कुछ नहीं है, रिसेंटली इतना कुछ नहीं, मैक्स टू मैक्स से 50 रुपया पर किलो में जाता है, अगर कुछ ज्यादा ही शॉर्टेज हो जाती है तो। बट नहीं, उनके शौक देखो, बचत कोई खास नहीं होती हमें, पर फिर भी। अच्छा जी, मान लो 3 क्विंटल में से 1 क्विंटल हमारी फैमिली कंज्यूम करिए। बाय द वे 1 क्विंटल मीन्स 100 kg। और मान लीजिए इसको एवरेज 25 पर केजी में लिया गया, मतलब 1 क्विंटल का कितना पे करा होगा, 25। ठीक है, तो हमने 2500 रुपया तो पे कर दिया जी वेंडर को, राइट। अब पता ही है कि प्याज आपका 100 किलो या 3 क्विंटल इतने एकदम से तो कंज्यूम होता नहीं, हफ्ते के अंदर इतने थोड़ा ना प्याज खाने हैं हमने, पड़ा रहेगा। और जो लास्ट में रह जाती है वो छोटी छोटी, मैं तो उसको प्याजियां बोलती हूँ, इतनी सी इतू सी, हाथ में ही ना आए, बॉल की तरह रुड़ी जाए ऐसे, खराब। तो खराब एज इट इज निकाल के, अच्छा ये तो खराब है, चल बेटे डस्टबिन में। सड़गल भी जाता है, कुछ खराब भी हो जाता है जी। तो हमको पहले से ही पता है कि 100 किलो में से 5 किलो तो मेरा बेकार जाना ही जाना है, पता ही है पहले से। तो हम तो ये बोलते हैं, देखो जी मेरे, क्योंकि फादर साहब चाहे उन्होंने करी बीएससी वगैरह होगी, बीएड करी होगी, बट उनको कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग पता है। वो कहते हैं तुम ये मान के चलो कि तुम असली में कंज्यूम करने लायक तो 95 किलो खरीद रहे हो, राइट। तो इफेक्टिवली तुम पेमेंट जो कर रहे हो 2500 की, वो तुम 95 kg के लिए कर रहे हो। तो 1 किलो का इफेक्टिव भाव 26.31 अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो, ये पड़ रहा है जी। ठीक है, अब एक बार की बात है, प्याज हमारा थोड़ा सा ना किचन के बाहर छोटी सी बालकनी है, वहां पर पड़ा होता है। तो मेरी मदर ने बोला कि हमने कहीं जाना है 1-2 दिन के लिए, तो तू प्याज ना अंदर करके चली जाइए, बारिशों बुरिशों का मौसम चल रहा है। मैं जिसकी ना राम बड़ी अच्छी है, रोम इतनी सी है, कुछ याद नहीं रहता खास। तभी तो मैं आपको लोगों को बोलती हूँ, बेटा कोई डॉक्यूमेंट मांगने होते हैं मुझसे कह के ना मांगा करो, मैम भेज देना। व्हाट्सएप चाहिए आप लोगों का मैसेज, क्योंकि मेरे शॉर्ट टर्म स्पैन इतना ही है कि नहीं याद रहता एकदम से। मैं भूल गई अंदर करना, और उस चक्कर में हमारा तकरीबन 15 किलो प्याज बारिश में सड़ गल के खराब। मेरी माता जी पूरी, हे माँ माता जी ने, फिर वो फोन करके कह रही है ताई जी को, इसने प्याज खराब कर दिया और भेज दो। आस्था ने प्याज खराब कर दिया और भेज दो। शाम को पापा जी आए, इसने प्याज खराब कर दिया और लेकर आना। पूरा शोर मचाया इस चीज का। फिर शोर तो मचाया तो मचाया, प्रॉपर भाव निकाला गया, इतनी रुपी वैल्यू का इसने नुकसान कर दिया। 95 किलो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस 1 किलो क्या था, 26.31। इसने 15 किलो खराब कर दिए, तो इसने नुकसान करवा दिया 395, 395, 395 रुपए के चक्कर में मेरी पूरी परिवार में बेइज्जती होगी। मैं उसी टाइम पे 500 रुपए का नोट निकाल के दे रही थी, देख ले लो भी, चुप कर जो नहीं। पूरा शोर मचाया गया, नुकसान करा दिया, नुकसान करा दिया। बताओ, मतलब वैसे अच्छी बच्ची हूँ, कुछ नहीं कहती, उनको एक गलती होगी तो पूरा शोर मचा दिया। बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मम्मी पापा दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरान थी यार, जो हम हमारे टीचर समझाते थे एक्चुअली वो चीज वो फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने भी क्या करा है, वो नहीं कहते कि 5 किलो हमारा जो ये है ये खराब हो जाता है, इसको लेके हे माँ माता जी कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले से पता है। अब जो चीज उनको नहीं पता, नॉर्मल और अब नॉर्मल वर्ड हमें पता है, कि जो चीज पहले से ही एक्सपेक्टेड है उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल लॉस। तो जो उन्होंने बोला हुआ था कि नॉर्मल लॉस का कभी कोई गम नहीं मनाना, रैदर नॉर्मल लॉस को तुम अपने डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कर दो। जितना खर्चा है सारा का सारा भार 95 पर डाल दो, और 95 को मैं अपनी तरफ से क्या बोल सकती हूँ, एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स बोल सकती हूँ। ठीक है जी। बट बियॉन्ड 95 या बियॉन्ड 5 किलो, बियॉन्ड 5 भी अगर कोई नुकसान हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सेम नहीं है। नॉर्मल लॉस की तो ट्रीटमेंट क्या हो गई, इसका कोई नुकसान मानना ही नहीं, भले ही हम वर्ड लॉस यूज कर रहे हैं, बट लॉस कह के भी हमने कोई लॉस मानना नहीं है। रादर हम तो कहते हैं कि ये जो चीज पहले से ही पता है, तो आप मान के चलो खर्चा रिमेनिंग गुड यूनिट्स के लिए ही हो रहा है।
ठीक है, बट अब नॉर्मल लॉस का प्रॉपर लॉस माना जाना है, जस्ट लाइक यू वुड वैल्यू अ गुड यूनिट, यू वुड वैल्यू अ अब नॉर्मल लॉस यूनिट। अब आप ये देखो, 95 केजी में से 15 केजी तो नुकसान हो गया। एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है, एक्चुअल गुड यूनिट्स कितने हैं, 80। तो हम तो ये बोल पाएंगे ना कि हमने जितनी भी ये वैल्यू है आपके पास, इतने के अनियंस कंज्यूम कर लिए, वट एवर दिस वैल्यू इज, वट एवर दिस वैल्यू इज, कितनी बता रहे हो, 2105 के अनियंस कंज्यूम कर लिए और 395 के अनियंस हमारा लॉस्ट हो गए थे। दैट इज हाउ आपका 2500 पहुंच गया। टोटल 2500 के प्याज लिए थे, तो 2500 में से हमने 2105 के प्याज खा लिए और बाकी का 395 का हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया। बट कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है यही, नॉर्मल लॉस थ्रू आउट दी सिलेबस जहां मिलेगा, हमने यही कहना है जी, इसका कोई खर्चा माना ही नहीं जाता। हाँ, अब नॉर्मल लॉस का प्रॉपर खर्चा मानोगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लेट अस से मेरी तरफ से वो गलती नहीं होती, अल्टीमेटली 95 केजी की एक्सपेक्टेशन थी कंज्यूम होने की, 95 ही कंज्यूम कर जाते। हमने तो ये बोलना था कि पर केजी हमने कितना कंज्यूम किया, 26.31। तो जहां आपने गुड यूनिट्स की कॉस्ट एक 26.31 निकाल ली है, आप बोलोगे अगर इसमें से एक्चुअल कंजम्पशन निकल आई, उसकी वैल्यूएशन भी 26.31 है, इसमें से अब नॉर्मल लॉस हो गया, उसकी वैल्यूएशन भी 26.31 है। अल्टीमेटली आपके लिए अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन इज एज गुड एज, मतलब गुड यूनिट की वैल्यूएशन, जस्ट लाइक हाउ वुड यू वुड वैल्यू अ गुड यूनिट, यू वुड वैल्यू अ अब नॉर्मल लॉस यूनिट। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा फिट करेंगे अपने आइडल टाइम के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले तो आपने मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखना है बुक में ही, ऑन पेज नंबर 3.3, ऑन पेज नंबर 3.3 एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज। टोटल आवर्स पेड फॉर, टोटल आवर्स पेड फॉर 1000 एट द रेट 190 पर आवर, तो आपके पास टोटल पेमेंट कितनी आ गई, 1,90,000। फिर नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स, नॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स। तो आप इस चीज को बोलते हैं बच्चे, कल आपने सीखा था इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स को हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स भी बोल सकते हैं। कितना, 950, 950। आपने राइट हैंड साइड पर एक बॉक्स बनाया, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स, आपके पास ये कितना आ रहा है, हाँ जी यहां तक ओके है बच्चे। जो मैंने अभी तक फिलहाल स्क्रीन पर लिखा है, एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, ये तो आप कल भी कर चुके थे। आप सोचो, आपने इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकाला, जिसका कॉन्सेप्ट क्या था, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। यहां तक सब कुछ सीखा सिखाया है। अब नॉर्मल आइडल टाइम लेकर आते हैं। मान लीजिए हमारा अब नॉर्मल आइडल टाइम है 30 आवर्स का, तो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 920। अगर आपका अब नॉर्मल आइडल टाइम 30 आवर्स का है, तो आपके एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 920। ठीक है, पहले आप एक बात समझिए फिर ही लिखना।
हमने अब नॉर्मल आइडल टाइम की बेटा वैल्यूएशन निकालनी है एट द रेट 200 पर आवर। ये टोटल वैल्यूएशन कितनी हो गई? 6000। अब ध्यान से सुना, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जितने भी अब नॉर्मल लॉसेज हैं या अब नॉर्मल गेन भी है रादर, एक अकाउंट बनता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट सब कुछ नॉर्मल बेसिस पर रिकॉर्ड करती है। एनीथिंग अब नॉर्मल इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। अभी के लिए आपको कुछ चैप्टर्स के लिए मेरी ये बात माननी पड़ेगी। वॉल्यूम 1 में जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है ना, वहां पर एक्चुअली कॉस्टिंग पी एंड एल के दर्शन होंगे। उसके पहले हम कॉस्टिंग पी एंड एल का नाम जपते रहेंगे, ये नहीं पता कॉस्टिंग पी एंड एल है क्या, बनाते कैसे। बस इतना अभी के लिए समझो, एनीथिंग अब नॉर्मल इन कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, जस्ट लाइक यू वुड ट्रांसफर अ लॉस टू फाइनेंशियल का पी एंड एल अकाउंट, वहां पर भी तो लॉसेस कर लेते हो। बस बेसिकली हम कह रहे हैं कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, बिकॉज कॉस्ट शीट बेसिकली प्रोडक्टिव बेसिस पर ही बनती है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट शीट की बात, पहले वो भी समझ लो फिर लिख लेना। जो ये 920 आवर्स एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है, मतलब आउटपुट बना, कॉस्ट शीट भी आउटपुट की बनती है, तो इसमें भी बुकिंग 200 पर आवर के हिसाब से होगी। मान लो ऑल 920 आवर्स वर स्पेंट इन जस्ट वन सिंगल जॉब, तो उस जॉब की कॉस्ट शीट में ये वैल्यू चली जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई भाई? 1,84,000 इन दी कॉस्ट शीट। मान लो, अभी पहले समझ लो चीज को बेटा फिर लिख लेना। मान लो 920 की बाइफर्केशन ऐसी होती कि जॉब ए में 400 घंटे और जॉब बी में 520 घंटे, तो जॉब ए की कॉस्ट शीट अलग बनती, वहां पर 400 इंटू 200, मेरे लिए इफेक्टिव रेट तो 200 पर आवर चल रहा है, और जॉब बी में 520 इंटू 200, वो जॉब बी की वेजेस हो जाती है, बट अल्टीमेटली कॉस्ट शीट में ही तो वैल्यू जा रही है। सो जो आपने वैल्यू कॉस्ट शीट में डालनी है, वो वैल्यू डालनी है, उन आवर्स के लिए डालनी है जिनमें एक्चुअली काम हुआ। कॉस्ट शीट तभी बनती है जब काम होता है। ठीक, आप चेक कर सकते हैं एक बार, दिस 6,000 प्लस 1,84,000 बिकम्स टोटल वेजेस पेड 1,90,000। तो एक तो है वेजेस पे कर दी 190 की, बट आपने चार्ज कहां करी है, बांटी कहां है, इसको हम एलोकेशन वर्ड भी बोलते हैं। तो हमने बोला कि 6,000 wages have been allocated to costing P&L due to abnormal idle hours and 1,84,000 have been allocated to jobs। जहां जहां काम हो रहा है वहां की कॉस्ट शीट में 1,84,000 चला जाएगा। ठीक है जी, अब आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम्पल, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद। इसके जो आजाद हाँ, सीखने गए ना, क्योंकि अभी मैं ओवर टाइम नहीं लेकर, उसकी पेमेंट ही अलग होती है। दैट इज, देखो ओवर टाइम का क्या मतलब है, वर्कर एक्चुअली एक्स्ट्रा रुक के काम कर रहे हैं। तो आइडल टाइम में तो क्या होता है, मतलब क्या, वर्कर काम ही नहीं कर रहा है, तो मिक्स ही नहीं कर सकते ना दो चीजों। इसका मतलब ये कि आप वर्कर को पे कर रहे हो, नॉर्मल और एक्चुअल दोनों के लिए कर रहे हो, बस नॉर्मल का पे लगाता है इससे कॉस्ट। देखो वर्कर को तो पे टोटल के लिए करे, एक तरीके से हम उसको नॉर्मल के लिए भी पे कर रहे हैं। देखो एक होता है पेमेंट, एक होता है कॉस्टिंग की चार्जिंग। मैंने बोल दिया कि उसको पेमेंट तो इन 50 आवर्स की भी गई थी लिखिता, बट मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में इन 50 आवर्स की कोई चार्जिंग मानी ही नहीं। मैंने रैदर जो मेरे पास इन 50 आवर्स का बर्डन था, मैंने 950 पे डाल दिया। आप सोचो, पेमेंट मैंने टोटल 1000 की है, 1000 में से 50 तो मेरे एक्सपेक्टेड बेसिस पर आइडल है, और मेरे एक्सपेक्टेड बेसिस पर गुड आवर्स कितने हैं? 950। बट मैंने तो 50 का बर्डन भी 950 में डाल दिया। 950 की अपनी पेमेंट तो जा ही रही थी अकॉर्डिंग टू 190, मैंने उसमें जोड़ दिया कि तुम 50 का भी बर्डन मान के चलो, मैं तो टोटल बर्डन ही 950 पे डाल दिया। ये चीज है। फिर उसके बाद इस 950 के जो जो बाइफर्केशन है, वहां वहां हम 200 के हिसाब से चार्जिंग करवाते जाएंगे। बच्चे एक चीज समझना, एक चीज होती है पेमेंट रेट और एक चीज होती है कॉस्टिंग रेट। पेमेंट रेट कितना था मेरा? 190 पर आवर, बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चार्जिंग किस हिसाब से करवानी है, जहां जहां भी करवानी है 200 पर आवर के हिसाब से। तो अभी आपका ये कंप्लीट हो गया, सबके पास नोटिंग, पेमेंट रेट एंड कॉस्टिंग रेट। या आपके पास कल एक क्वेश्चन में वर्डिंग्स था, कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस, वही चीज थी, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर वही। ठीक है, अब ना आपको इसके पहले वाले पेज पर
यहां पर आना है, आइडल टाइम कैन बी ड्यू टू नॉर्मल एंड अबनॉर्मल रीजंस। अब नॉर्मल रीजन के लिए आपने पढ़ लिया द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि कंपनी को पहले से पता है, एक और डेफिनेशन में, कंपनी चाह के भी इसको रिड्यूस नहीं कर सकती। कंपनी ये नहीं कह सकती वर्कर को कि तुम लंच ब्रेक, टी ब्रेक ना लो, तुम्हारा फटीक का या बिटवीन द जॉब्स कोई रेस्टिंग टाइम है तुम वो भी ना लो, मशीन की तरह काम करते रहो सारा दिन, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो द टाइम विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, आइडल टाइम, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। ट्रीटमेंट क्या है, अब ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना। इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपली बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म है जो कि कॉस्ट शीट में आती है। सिंपली बोलो, इसको हमने कॉस्ट शीट में बिल्ट इन करना है बाय बिल्डिंग एन अलाउंस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इनटू लेबर कॉस्ट रेट। मतलब हमने, दिस इज डन बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। आप इस एग्जांपल में देखो, मैंने 50 घंटों का खर्चा भी बिल्ट इन कर लिया। मैंने तो नहीं निकाला ना, मैंने तो नहीं बोल दिया कि अल्टीमेटली टोटल पेमेंट कितनी गई थी 1000 आवर्स की एट द रेट 190। इसमें से 50 की, जब हमारे पास पता ही है कि नॉर्मल आइडल टाइम है, मैंने 50 आवर्स की पेमेंट साइड तो नहीं करी, मैंने तो इसको कॉस्टिंग का हिस्सा बनाकर रखा। यही क्वेश्चन कह रहा है, इसको बनाकर ही रखो कॉस्टिंग का हिस्सा। दिस इज डन बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। मैंने आपको क्या बोला, पेमेंट रेट तो बेटा 190 है, बट आपका कॉस्टिंग रेट कितना है 200। इन्फ्लेट हो गया ना, इन्फ्लेट हो गया, क्योंकि जहां मैंने अपना डिनोमिनेटर कम कर दिया, मेरा रेट तो इन्फ्लेट होना ही था, राइट। और अब नॉर्मल आइडल टाइम की डेफिनेशन, इट इज द टाइम विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ अबनॉर्मल रीजन। एग्जांपल पढ़ना, मशीनरी ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक, फ्लड, फायर एक्सेट्रा। नाउ इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में इसको खर्चे का हिस्सा नहीं माना जाएगा। एंड इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग पी&एल। कॉस्ट शीट बनाने के बाद कॉस्टिंग पी&एल बनता है, इसको वहां पर भेज दिया जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा जी। आपके पास नॉर्मल अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन में सब गिवन होगा, कितना नॉर्मल आइडल टाइम है, कितना अब नॉर्मल आइडल टाइम है, रैदर नहीं तो हिंट दे देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हिंट वाली बात भी निकल कर आएगी, देखना जरा। हाँ जी, पढ़ेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break and a 10 minutes recess for rest. बेटा if कोई टाइम, दिस काइंड ऑफ टाइम इज अलाउड, अलाउड वर्ड से क्या पता चल जाता है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है। ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वॉज चार्जेबल टू। कार्ड मतलब जॉब कार्ड, जैसे हमारे पास एक वर्ड था ना कल, टाइम शीट। तो वर्कर ने कब कब कितना कितना टाइम किया, वो ड्यूरिंग द वीक उसने 3 जॉब्स पर काम किया, कितना कितना, 15, 12 एंड 13 आवर्स। एंड ये भी देखो, द टाइम नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। ये क्वेश्चन की तरफ से एक हिंट है कि कुछ ऐसा टाइम था जो बुक किया जा सकता था। बुक करना मतलब टाइम शीट में डालना, ठीक है, जॉब कार्ड में डालना। ऐसा कुछ एक टाइम था जो कि बुक नहीं हो पाया क्योंकि कोई जॉब ही नहीं थी। तो कहां डालता वो टाइम, जब टाइमशीट भरनी होती है हम ये बताते हैं ना इस क्लाइंट का ये काम किया। जब कोई काम ही नहीं है तो कैसे आप टाइमशीट भर पाओगे उस काम के लिए। तो हिंट मिल रहा है कुछ टाइम वर्कर का खाली गया क्योंकि कोई जॉब ही नहीं थी। तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल आइडल टाइम। ये कंपनी के लिए कोई नॉर्मल बात थोड़ी ना है कि वर्कर के पास काम ही नहीं है करने को। तो अब नॉर्मल आइडल टाइम है कितना वो नहीं बताया क्वेश्चन ने, बट कुछ ना कुछ तो है, वो हिंट दिया है। In cost accounting, how would you allocate the wages of the workers for the week? मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आप एक बार के लिए सोचो कि कल हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। अभी के लिए पहला ऑब्जेक्टिव तो वही है कि आप इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालें। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर के लिए पहले आप बताओ इफेक्टिव लेबर आवर्स आप कैसे निकालोगे, पहले डिनोमिनेटर पता करो इफेक्टिव लेबर आवर्स का, वो पता करके बताओ। बाय द वे आज आपका लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आप इफेक्टिव लेबर आवर्स पता करके बताएं कितने आ रहे हैं।
फॉर द वीक, आई थिंक सो इधर कैलकुलेशन फॉर द वीक निकलनी है। रीजन बीइंग मुझे जॉब कार्ड फॉर द वीक बताया ना, है ना? तो आप सोच लो एक बारी। 43.9 कैलकुलेट, अच्छा वो मिनट्स को आज के कन्वर्ट करने में चक्कर में आ रहा है क्या? आई थिंक सो एग्जैक्ट 44 बन जाता है। 44 एग्जैक्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनो, एक दिन में कितने आवर्स हैं? एक दिन में 8 आवर्स। इन 8 आवर्स में से उसको अलाउड है 30 मिनट और 10 मिनट। इसको आपने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में और मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये लेटर से मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 6 डेज, 6 डेज इन द वीक है ना? चेक कर लो एक बार। आपकी ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली आपको आंसर 44 डेज बताने वाली है। एग्जैक्ट 44 आवर्स, सॉरी 44 आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स ऊपर लिख भी लेना फॉर द वीक। हम इधर इस क्वेश्चन में वीकली काम कर रहे हैं क्योंकि टाइमशीट वर्कर की वीकली बेसिस पर गिवन है। जो आपने किया वो भी ठीक ही है, जिससे कैलकुलेटर में 43.999 आ रहा था। 240 प्लस वो भी कर लो, लास्ट में उसको आवर्स में ले जाना। फिर पूरा कैलकुलेशन मिनट्स में कर लो और उसको फिर लास्ट में आवर्स में कन्वर्ट कर लो। आना तो तब भी 44 ही है रिद्धि, चेक कर लो। अगर 44 नहीं आ रहा तो वो बताओ। हाँ जी, हो गया 44। चलिए, नाउ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हाँ जी, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस में आता हुआ क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सोच लो। कुछ ना कुछ तो बेसिक वेजेस ही हैं। कितनी? 100 पर डे इनटू 6 डेज, क्योंकि हम वीकली काम कर रहे हैं तो 600। फिर क्लियरनेस अलाउंस गिवन है 120%। 120% बेसिक का। बेसिक का ही होगा जी ये 720। और जितना तक मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और एम्प्लॉय कॉस्ट गिवन ही नहीं है। एनीथिंग एल्स विच शुड कम इन कॉस्ट टू कंपनी गिवन ही नहीं है। ये हो गया जी आपके पास ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस 1320 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स 44। तो आपका इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना आ गया? 30। लीजिए, कहां पर ये वाली चीज? हो गया रिद्धि नोट? हाँ जी, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 30 आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा, हाउ वुड यू एलोकेट दी वेजेस, तो हेडिंग डालिए एलोकेशन ऑफ वेजेस। वर्कर ने जहां जहां काम किया वहां वहां वेजेस जाएंगी, आवर्स और रुपी वैल्यू। हाँ जी, जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड में उसने काम किया हुआ है जी। ठीक है, कितने कितने आवर्स आप क्वेश्चन से देखकर बताओगे? 15, 12 और 13। हर जगह
30 पर आवर बांट दो, मतलब 15 आवर्स इंटू 30 पर आवर, 12 आवर्स इंटू 30 पर आवर, 13 आवर्स इंटू 30 पर आवर। तो ये आ गया जी आपके पास 450, 360 और 390। यहां पर पहले आकर रुक जाना, ये लिखकर रुक जाना। अभी पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, बच्चे पूछते हैं मैम हम ये इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालते क्यों हैं? बेटा इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जाके वो कॉस्ट शीट में अपडेट हो सके। जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में अपडेट हो गया तो जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में वेजेस कितनी आ गई? 450 एंड सो ऑन, अलग अलग कॉस्ट शीट में जाकर अपडेट हो सके, अलग अलग जगह ये रेट जो है स्प्रेड ओवर हो सके जहां जहां वर्कर काम कर रहा। ओके जी चीज। नाउ टू कंप्लीट द क्वेश्चन, आप यहां पर टोटल नहीं लगा सकते। देखो मैं गलत लिखने जा रही हूँ, आपने नहीं लिखना। मैंने अगर ये टोटल लगा दिया, दिस इज कमिंग टू बी 40 आवर्स एंड बाकी मेरे पास ये 1200 आ रहा है, मैं क्वेश्चन अपना यहाँ पर रैप अप नहीं कर सकती। आपको एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहा था देयर वाज सम अबनॉर्मल आइडल टाइम, राइट? अगर वो लाइन ना भी लिखी होती, ध्यान से देखो, ये लाइन कई बार हो सकता है क्वेश्चन ना भी लिखे, तब भी आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी बेटा कितने आवर्स की है? 44। इन जॉब्स में कितने आवर्स पहुंचे हुए हैं? 44 सारे तो नहीं पहुंचे हुए, 40 पहुंचे हुए हैं, यानी कि 4 घंटे ऐसे थे जो कि एक्सपेक्टेड बेसिस पर प्रोडक्टिव आवर्स तो थे, बट असली में प्रोडक्टिव नहीं हो पाए। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्टिव थे, बट असली में किसी जॉब पर लग नहीं पाई। मतलब क्या हो गया? अब नॉर्मल आइडल टाइम 44 अब टोटल हो गया जी। और अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है? जस्ट लाइक यू वुड वैल्यू अ गुड आर, ऊपर गुड आर वैल्यू कर चुके हो 30 के हिसाब से, इसको भी 30 के हिसाब से वैल्यू कर, कितना हो गया? 120। और ब्रैकेट में लिखना ये 120 जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, ऊपर जॉब वाली वैल्यूज तो जॉब कॉस्ट शीट में चली जाएंगी। हेंस आपके पास ये टोटल 1320 आता है। तो चेक करने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखो। एक तो वही तरीका कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स ऊपर कितने थे? 44, तो यहां का टोटल भी 44 होना चाहिए। या पैसे बोलो टोटल कंपनी खर्चा कितना कर रही है? 1320। वट एवर इज द पेमेंट दैट शुड बी द एलोकेशन ऑल्सो, जो पे किया एलोकेट वो ही होना चाहिए। कंपनी खर्चा कर रही है 1320 का, तो कंपनी अलग अलग जगह बांट भी टोटल 1320 ही रही है, अलग अलग करके बांट रही है बट टोटल उसका 1320 ही बन रहा है। ओके है ये चीज, तो चेक करने का ये दूसरा तरीका था। नाउ दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। किसी को कोई डाउट? क्या चीज? देखो कंपनी के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा? 1320। कंपनी अगर खर्चा 1320 कर रही है तो चाहे अलग अलग जगह बांट रही है, बट 1320 ही बांट रही है, 1320 के टुकड़े कर रही है, उससे कम वैल्यू नहीं बांटेगी। चाहे कुछ वैल्यू कॉस्ट शीट में जाए, चाहे कुछ वैल्यू कॉस्टिंग पीएनएल में जाए, टोटल हैज टू बी 1320। जस्ट लाइक इन माय एग्जांपल, आपने जो एग्जांपल लिखा उसमें टोटल हमने खर्चा कितना किया था? 190 का, राइट? अलग अलग जगह पर गया बट टोटल 190 ही बनता है। देखो 6000 प्लस 184, 190 बन गया। तो वट एवर इज वेजेस पेड, वही वेजेस एलोकेट तो कहीं ना कहीं होंगी। अनएलोकेटेड वेजेस कुछ नहीं होती जी, वो रह ही नहीं सकती अनएलोकेटेड। खाली टाइम है, कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज एलोकेट करवा दो। टाइम लग गया कहीं पर वाकई काम हुआ, तो जहां काम हुआ उसकी कॉस्ट शीट में एलोकेट करवा दो। बट जितना पे हुआ वो सारा का सारा तो एलोकेट होके ही रहेगा। ठीक है जी ये चीज डन है। ऑल राइट, ये सोल्यूशन आपके सामने है, अगेन चेक कर सकते हैं। जिनके पास ये हो गया है दे कैन री स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7, और आप ही ने सॉल्व करनी है उसकी पहली रिक्वायरमेंट। पहला ट्राई आपकी तरफ से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना, नवंबर 18 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला ना, वही कर लो सॉल्व।
हाँ जी, Annual cost of each employee. एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय का मतलब आप एक तरीके से बोलो ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस बट फॉर ओनली वन एम्प्लॉय और एनुअल बेसिस पर, नो मंथली क्वार्टरली वीकली, एनुअल। अब नॉर्मल एट ए टाइम, यस एनुअल ये। हम्म। बिल्कुल, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। सर सारे एम्प्लॉय का नहीं होगा। यही तो सोचना है। ठीक है बात। हाँ जी, मुझे ना अभी वो चाहिए नहीं, मतलब मैं बता दूंगी आपको, उसको एक थोड़ा सा वर्किंग बता दूंगी। आपके पास कितना रहेगा? तो 240 इज वन ऑफ द आंसर्स पॉसिबल, आई थिंक सो। मैं चेक कर लेती हूँ। पहली रिक्वायरमेंट का आंसर बताओ पहले, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। वो रिक्वायरमेंट सॉल्व करो। 50 7780। मैं चेक कर लेती हूँ, यही है, ये है। हाँ जी, हाँ जी। आ, आप क्या पूछ रहे हो? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस मतलब कॉस्ट वही है। आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 0.07। कैसे? वर्किंग्स दिखाओगे एक बार ला के कॉपी? 507780। सेकंड 217। अब क्या चीज, क्या चीज? 2170 आप डिनोमिनेटर बता रहे हो? हाँ, वर्डिंग्स थोड़ी सी, हाँ जी। 507780। स्क्रीन पर प्रॉपर सोल्यूशन बेटा आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल होगा, कंपनी खर्चा कर रही है। हाँ जी बच्चे, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज कॉस्ट टू कंपनी है, जुड़ेगा तो सही, बट वो फॉर ऑल एम्प्लॉयज है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में गिवन है, और इसके बाद कोई और खर्चा नहीं है। सो दिस इज एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। दिस इज एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। कितना आ रहा है आपके पास? 507780। ये कैलकुलेशन सभी बच्चे कंफर्म करें, जिन्होंने भी काम कर लिया था, ये कैलकुलेशन कंफर्म करें। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा।
तो ये छोटू छोटू वर्किंग्स होती है ना, ये इंटरनल कॉलम में लिख दिया करो, ना लिखने के आधा आधा नंबर डिडक्ट हो सकता है। दिस इज व्हाट आईसीआई इज डूइंग। ठीक है। थोड़े दिन पहले मे अटेम्प्ट की एक बच्ची का फोन आता है, कहती मैम एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देकर बोल रही है, 8 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ लास्ट जर्नल एंट्री गलत थी, 8 में से 3 दे रखे हैं आईसीआई ने। सुन लो ध्यान से, 8 नंबर का एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, जर्नल एंट्री का, मुझे नहीं पता, साहिल सर से पूछ लेना एक बारी। बच्ची को 8 में से 3 दे रखे हैं। बच्ची कहती है मेरी लास्ट की जर्नल एंट्री गलत है, हो सकता है वो भी गलत है, हो सकता है बीच में कोई गलती हो। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, हमें नहीं पता। पॉइंट इज आईसीआई जरूरत से ज्यादा नंबर काटता है कई कई बारी। यहां पर अंदर की वर्किंग्स ना लिखने पर हो सकता है आपको 5 में से वो 3 दे दे, जस्ट बिकॉज बच्चे ने अंदर की वर्किंग्स नहीं लिखी। इसलिए प्रेजेंटेशन का पूरा पूरा ध्यान रखें। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट डन है जी। सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछ रही है? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर मतलब इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। ठीक है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर आप कैसे निकालते हो ये बताओ? क्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। अब बच्चे क्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस तो यही है, आप इफेक्टिव लेबर आवर्स पता करो। इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे आते हैं? इफेक्टिव टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब टोटल आवर्स कितने हैं माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ये कैलकुलेशन कुछ कुछ बच्चों ने मुझे पहले से बता दी थी। कितनी आ रही है ये कैलकुलेशन? 2170। आपके पास रिद्धि कुछ और आ रहा था, आपने नॉर्मल लॉस 70 वाला नहीं माइनस किया। एक दो तरीके की नॉर्मल बातें हैं देखो। रिद्धि ये देखो, ये भी तो नॉर्मल है, शायद आपने ये नहीं माइनस किया है ना? हाँ जी बेटा ध्यान से देखना, आपके पास हाँ जी बच्चे, दो तरीके का नॉर्मल आइडल टाइम है इस क्वेश्चन में। एक तो परमिटेड लीव वाला, ठीक है, कि वर्कर ने 30 दिन आना ही नहीं है, तो वो आएगा कितने दिन? 280 दिन। और जब वो 280 दिन के लिए आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं 70 आवर्स तब भी उसका डे टू डे वाला जो भी होता है, डे टू डे की लंच ब्रेक वगैरह वो सब मिला जुला कर 70 वो भी बनता है, तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम नहीं है। नॉर्मल आइडल टाइम दो तरीके का है, एक तो नॉर्मल आइडल टाइम जो गिवन ही है 70 आवर्स का, बट उससे पहले जो 30 डेज की परमिटेड लीव है वो भी नॉर्मल आइडल टाइम नहीं है। तो सब कुछ एडजस्ट करके आंसर आ रहा है 2170। हाँ जी वेदेही। हाँ जी, आंसर कितना था? 234, वो ठीक है। अब यहां पर ना डाउट आता है, इस अभी तक 2170 के कैलकुलेशन में डाउट एक्सपेक्टेड होता है क्या? वो मुझे वो डाउट किसी का है? हमें नहीं नहीं, लीव पर देखो सारा कुछ एक्सपेक्टेशन बेसिस पर हो रहा है। हमने जब उसको लीव परमिट कर दी 30 दिन, तो अब मान के चलो 30 दिन। ऐसे तो हो सकता है बड़ा बड़ा ही इतना डेडिकेटेड वर्कर है, 1 घंटे की लंच ब्रेक की बजाय वो सिर्फ 15 मिनट में खाना फटाफट से खा खा के बैठ गया, ये भी तो है ना। इट्स ऑल एक्सपेक्टेशन बेस्ड। हाँ जी, टोटल आज में इंक्लूडेड था। हाँ हाँ जी, किस वर्किंग डेज लिखा हुआ है उसमें परफेक्शन भी दिया। यस, दिस इज वन ऑफ द अनदर अजम्पशन। आईसीआई के पास इस एक क्वेश्चन के दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव मैं आपके सामने रख रही हूँ, बिकॉज एक वर्ड लिखा हुआ है वर्किंग डेज 310, तो एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आ सकती है कि ये वर्कर के वर्किंग डेज हैं, मतलब 30 दिन की छुट्टी काट कर जो बचता है वो ऑलरेडी 310 है। तो अल्टीमेटली 310 इंटू 8 किया, ये कितना आ गया बेटा? 2480। हाँ, इसमें से 70 माइनस कर दिया तो आपके इफेक्टिव लेबर आवर्स 2410 भी बन सकते हैं। आईसीआई इस ऑल्टरनेटिव को भी एक्सेप्ट कर रहा है ना।
इससे 210 साल क्या चीज? अरे जो भी है, पहले एक इफेक्टिव लेबर आवर्स पर रहो। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्किंग डेज है ना, इसको लेकर इंटरप्रिटेशन है। देयर कुड बी वन इंटरप्रिटेशन की वर्किंग डेज ऑफ द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री चालू है 310, अब उसमें वर्कर नहीं आ रहा 30 दिन, फैक्ट्री तो तब भी चल रही है। मान लो हम यहाँ पर बोले कि एसटी कॉमर्स करियर साल में 310 दिन के लिए ऑपरेशनल है। अब आप इंडिविजुअली कोई भी एक बच्चा यहाँ पर 30 दिन छुट्टी पर है, तब भी चल तो रहे ना काम, फैक्ट्री तो तब भी ऑपरेशनल है, तो दिस कुड बी फैक्ट्री के वर्किंग डेज। उसमें हम कह रहे हैं कि वर्कर 30 दिन नहीं आ रहा, वो तो 280 दिन के लिए आ रहा है, राइट? या आप इसको बोल सकते हो दूसरी इंटरप्रिटेशन, दिस इज वर्किंग डेज ऑफ द वर्कर ओनली। सीधा बोलो ये वर्कर का वर्किंग डे है, मतलब उसकी छुट्टी काट कर जो दिन बचते हैं, द डेज ऑन विच ही इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्रीमाइसेस, वो 310 है वर्किंग डेज। ठीक है, दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, आईसीआई दोनों इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। दो दो ऑल्टरनेटिव आंसर है इसके। हाँ जी रिद्धि। मैम ऐसा क्यों मैम ये कि वर्कर्स की वर्किंग डेज है, बिकॉज उसमें नेचुरली लिखा है कि वर्किंग डेज तभी आप, वही मैं कह रही हूँ ना बेटा, आपकी इंटरप्रिटेशन ये कह रही है, दैट इज ऑल्सो ओके ना, बट जरूरी नहीं है ना, बिकॉज वर्किंग डेज वर्ड इज अ वेग टर्म। वर्किंग डेज ऑफ द फैक्ट्री एक वर्ड है जो आप कहना चाह रहे हो, कोई और बच्चा कह रहा है वर्किंग डेज ऑफ द वर्कर है, वो फैक्ट्री नहीं है वर्कर है, वो भी चलेगा। वट एवर इज इट इट्स एक्सेप्टेबल। हाँ जी, ओके। और अगर इसमें उसकी जगह 335 होता, 335 होता, 365 हो जाता टोटल नहीं नहीं उस पर ना जाओ यार कि साल में 365 दिन होते हैं या कुछ होते हैं, छोड़ दो वो चीज, छोड़ दो। वैसे भी 365 दिन टोटल, उसमें से 30 दिन की छुट्टी, अभी तो संडेज हॉलीडेज फेस्टिवल्स का हिसाब किताब नहीं है, वो छोड़ो, उसमें मत जाओ। देखो जिसको जो क्लियर है वही कॉपी में लेकर जाओ, आपने नहीं कॉपी में ऑल्टरनेटिव लिखना, आपने एक चीज लिखनी है। स्टेटमेंट से दे रखी है हाँ वो शीट पे, इसमें मैं लिखूंगा ऑफ एमएस एबीसी लिमिटेड, हाँ, तो उससे ये एंट्री हट जाती है कि फैक्ट्री क्या पता है करेक्ट ये है। अगेन कोई बहुत ज्यादा ना ये हार्ड एंड फास्ट, बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं मैं बोलूंगी इस चीज को, नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बच्चे, क्या हो गया, लिखिता एवरीथिंग ओके? बच्चे जिनके पास रिक्वायरमेंट सेकंड हो गई है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अगली रिक्वायरमेंट आंसर करके रखेंगे। हाँ जी 234 है। कोई बच्चा जिसने कॉपी में ये वाली एजम्पशन लिखी हुई है, ये वाला ऑल्टरनेटिव, कोई बच्चा है अपने से? स्टार्टिंग में करा था, अब काटती है उस चीज को, चलो ठीक है। एनीवे इसके हिसाब से आंसर आई थिंक सो 210.7 आता है, ठीक है वट एवर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम बताएं फटाफट से। ग्यारह 7, फिर करेंगे सेवा। बच्चे अब नॉर्मल आइडल टाइम को आप कैसे वैल्यू करते हो? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर जो आया उसको नंबर ऑफ अब नॉर्मल आइडल आवर से, वो गिवन है क्वेश्चन में, 50 चेक करो। इफेक्टिव नहीं नहीं, इफेक्टिव वेज रेट 234 आया ना, 2170 तो आवर्स आए हैं। अच्छा उसको डिवाइड, हाँ जी बताएं, व्हाट इज द वैल्यू एलोकेटेड टू कॉस्ट शीट? 11,700 सॉरी, बताइए बताइए। 50 नहीं नहीं, 496080। इसको पता करने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखो। आपने टोटल खर्चा कितना किया 507780, इसमें से 11700 आप कॉस्टिंग पीएनएल में भेज चुके हो,
तो जो बचा कॉस्ट शीट में जाने वाला। या दूसरा तरीका, आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स, जिसको आप इफेक्टिव आवर्स बोलते हो बेटा, वो कितने हैं? 2170। इस 2170 में से 50 तो एबनॉर्मल निकल आए, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव कितने आए? 2120। एक्चुअल प्रोडक्टिव मतलब जो वाकई काम पर लगे। और इनकी वैल्यूएशन कर दो 234 के हिसाब से, तब भी चेक कर लो, आना तो यही है। तो किसी भी एक तरीके से आंसर दे सकते हो जी। टोटल खर्चा हुआ, उसमें से 11700 एलोकेटेड टू P&L है, जो बचा वो कॉस्ट शीट वाला गुड आवर्स वाला खर्चा है। या आप गुड आवर्स निकाल लो, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स जिसको बोल रहे हो, और उसको 234 से वैल्यू कर दो। ऐसे कर लो जी, बात तो एक ही है। डन है? ओके। ठीक। देखो ये है जी मेरे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स रिधि। एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स मतलब सोचा था 2170 का काम निकल आएगा, 50 घंटे तो मेरे अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। तो असली में काम कितना निकल पाया वर्कर से? 2120 का। और फिर कॉस्ट शीट में 234 मेरा एक इफेक्टिव वेज रेट चल रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट शीट में वैल्यू चली गई। डन है? ओके है? अच्छा जी। नाउ मैं ना चैप्टर का थोड़ा सा फ्लो बीच में ब्रेक कर रही हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड कॉस्ट शीट में वैल्यू चली गई, आई एम यूजिंग द वर्ड कॉस्ट शीट में वेजेस चला गया। तो इट इज द टाइम, राइट टाइम टू एक्चुअली टीच यू हाउ कॉस्ट शीट लुक्स लाइक। मैं कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं करवा रही हूँ, मैं कॉस्ट शीट का थोड़ा सा आपको बता रही हूँ हाउ कॉस्ट शीट लुक्स लाइक। सभी बच्चे अपने पास बुक में चैप्टर नंबर 1 खोल लेंगे। बच्चे मुझे ना 2-4 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर स्क्रीन पर रखनी है।